फिल्मी सितारों का राजनीति में आना और उससे मोहभंग होना कोई नई बात नहीं है। कई फिल्मी सितारे राजनीति में रच बस गए तो कुछ फिल्मी सितारों ने राजनीति के दांव पेच में ना उलझते हुए दूरी बना ली। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही फिल्मी सितारों की जो राजनीति में आए लेकिन खुद को न ढाल सके और अलविदा कह दिया। वहीं कुछ सितारे ऐसे रहे जिन्होंने पार्टी बदल ली। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत के फिल्मी सितारे सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। देखा जाए तो फिल्मी कलाकारों का राजनीति में प्रवेश का ट्रेंड दक्षिण भारत से शुरू हुआ। एमजी रामचंद्रन मुख्यमंत्री तक की कुर्सी तक पहुंचने वाले जाने माने अभिनेता थे। एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। एमजी रामचंद्रन को जयललिता का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। एमजीआर पहले डीएमके में थे। 1972 में एमजीआर ने एआईएडीएमके पार्टी का गठन किया। एमजीआर 30 जुलाई 1977 को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उनके बाद पार्टी की कमान जयललिता के हाथ में आई। जयललिता 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। राजनीति में आने से पहले करुणानिधि भी अभिनेता थे। करुणानिधि 1969 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। खास बात यह है कि करुणानिधि को चुनाव में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। साउथ के ही एनटी रामाराव की बात की जाए तो एनटी रामाराव ने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया था। एनटी रामाराव दिग्गज फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। बाद में एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री बने। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि तेलुगु देशम ने गठन के 9 महीने बाद ही आंध्र प्रदेश की सत्ता हासिल कर ली थी। 67 साल के रजनीकांत भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिन्हें उनके फैंस भगवान का दर्जा देते हैं। दक्षिण भारत में भगवान की तरह पूजे जाने वाले इस कलाकार के इन दिनों राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। रजनी राजनीति में हाथ आजमाएंगे या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनसे पहले राजनीति में सफल करियर बनाने वाले कई अभिनेता और अभिनेत्रियां रहे हैं। दक्षिण में भगवान के रूप में पूजे जाने वाले रजनीकांत ने 2017 में राजनीति में कदम रखा, पर उनका ये सफर 26 दिन में ही खत्म हो गया। अपनी बनाई पार्टी भी उन्होंने 2021 में भंग कर दी। कमल हसन ने 2018 में मक्कल निधि मय्यम नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई थी। साउथ के स्टार पवन कल्याण, सुरेश गोपी भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। सुपरस्टार थलपति विजय ने हाल ही में राजनीतिक पार्टी तमिझगा वेत्री कड़गम की स्थापना की है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने राजनीति में कदम रखा था, लेकिन वो उन्हें रास नहीं आया। साल 1984 के लोकसभा के चुनावों में अमिताभ ने कांग्रेस के टिकट पर अपने गृह क्षेत्र इलाहाबाद से हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अमिताभ ने इलाहाबाद संसदीय सीट पर बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि उनके कदम राजनीति में ज्यादा दिन तक टिके नहीं। 3 साल बाद राजीव गांधी पर बोफोर्स सौदे में दलाली का आरोप लगा और अमिताभ का भी नाम घसीटा गया। आरोपों की वजह से 3 साल बाद अमिताभ ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद वो एक बार फिर फिल्मों में वापस लौट गए। 1976 में तेलुगु फिल्म अंतुलेनी कथा से अपने फिल्मी सफर शुरू करने वाली जया प्रदा ने तब राजनीति में प्रवेश किया जब वो अपने करियर में बुलंदियों को छू चुकी थी। 1994 में पहली बार एनटी रामाराव के बुलावे पर उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। 1996 में टीडीपी ने अपने कोटे से जया को राज्यसभा भेजा। बाद में कुछ मतभेदों के चलते जया ने टीडीपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। साल 2004 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के रामपुर से जया ने 85,000 वोटों से अपनी जीत दर्ज की थी। फरवरी 2010 में जया के राजनीतिक गुरु अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, तो साल 2011 में अमर के साथ मिलकर जया ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच बनाई, जो बुरी तरह से असफल रही। इसके बाद जया और अमर ने अपनी पार्टी का विलय चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल में कर लिया था। विनोद खन्ना फिल्मों में जितने सफल थे उतने ही सफल राजनीति में भी थे। विनोद खन्ना ने 1997 में राजनीति में कदम रखा था। 1 साल बाद 1998 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गुरदासपुर से चुनाव लड़े और जीते। 1999 के लोकसभा चुनाव में गुरदासपुर से फिर जीत हासिल की।
साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विनोद खन्ना को पर्यटन मंत्री बनाया गया। 6 महीने बाद उन्हें विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। 2004 में हुए आम चुनावों में जहां उन्हें जीत मिली तो वहीं 2009 का चुनाव वो हार गए। मगर मोदी लहर में विनोद खन्ना फिर 2014 में गुरदासपुर से जीत कर आए। इसी साल 27 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कहने वाले विनोद खन्ना उन चंद लोगों में से हैं जो फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी सफल रहे। शत्रुघ्न सिन्हा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। पारस, दोस्त, काला पत्थर जैसी फिल्मों में काम करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने 90 के दशक में राजनीति में प्रवेश किया था। हवाला कांड में नाम आने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। उस सीट के लिए बाई इलेक्शन हुए जिस पर शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना आमने सामने थे। इस चुनाव में राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 वोटों से हराया था। इस हार से शत्रु ने सीख ली और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2009 में बिहार के पटना साहिब सीट से शत्रु ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी और वाजपेयी सरकार में 13वीं लोकसभा में शत्रु को कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया था। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने 1999 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया था। फरवरी 2004 में आधिकारिक तौर पर हेमा ने भाजपा से जुड़कर राजनीति में कदम रखा। साल 2003 से 2009 तक हेमा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सांसद सदस्य रहीं। फरवरी 2014 में हेमा को बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उसी साल लोकसभा चुनावों में आरएलडी के अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को 3,30,743 वोटों से हराकर हेमा ने जीत दर्ज की थी। हेमा मालिनी फिल्मों से लेकर राजनीति तक हर जगह हिट रही हैं। स्मृति ईरानी को आज भी ज्यादातर लोग छोटे पर्दे की तुलसी के किरदार में ही जानते हैं। साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लेने वाली स्मृति ईरानी साल 2004 में कपिल सिब्बल के खिलाफ दिल्ली के चांदनी चौक सीट से अपना चुनाव हार गई थी। पर इससे ज्यादा चर्चा में स्मृति तब आई जब गुजरात दंगों के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला था। बहुत जल्द स्मृति ने अपनी यह गलती सुधार कर मोदी से माफी मांग ली थी। साल 2010 में स्मृति को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ने अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और हार गई। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद स्मृति को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया, लेकिन 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन 24 के चुनाव में वो फिर हार गई। अगर फिल्मी सितारों की राजनीति में सफलता का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आता है 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी जयललिता का। 60 के दशक की तमिल फिल्मों की सुपरहिट अभिनेत्री रह चुकी जयललिता ने एमजी रामाचंद्रन के कहने पर AIADMK ज्वाइन की। जयललिता की भाषण कला को देखते हुए उन्हें पार्टी में प्रचार सचिव का पद दिया गया। बाद में MGR की मृत्यु के बाद जयललिता को पार्टी से निकाल दिया गया। जयललिता ने अपनी पार्टी बनाई और साल 1991 में वो पहली बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। जयललिता के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का विवाद भी हुआ। साल 2016 में 5 अप्रैल को जयललिता की मृत्यु हो गई। साल 1953 तक MG रामाचंद्रन कांग्रेस के सदस्य थे। वो खादी पहनते थे। इसके बाद MGR ने DMK ज्वाइन कर ली। कुछ सालों बाद मतभेदों के चलते MGR ने नई पार्टी बना ली, ADMK। 30 जून 1977 को MGR पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। भारत रत्न MGR की मध्याह्न भोजन योजना की तारीफ उनके विरोधी भी करते थे। 1984 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले सुनील दत्त 1984 से 2004 तक सांसद रहे। अपने कार्यकाल के बीच में 1993 के दंगों से आहत होकर उन्होंने रिजाइन कर दिया था। सुनील दत्त ने एक मकसद से राजनीति में कदम रखा था, जिसके लिए वो हमेशा समर्पित रहे। साल 2004 के UPA सरकार में सुनील दत्त को खेल मंत्री बनाया गया था। अपने जीवन में उन्होंने स्लम के बच्चों के लिए काफी काम किया। सुनील दत्त और राजीव गांधी में गहरी दोस्ती थी। उनके कहने पर ही दत्त राजनीति में आए और 5 बार सांसद चुने गए। साल 2024 में उन्हें केंद्र में युवा और खेल मंत्रालय का मंत्री भी बनाया गया था।
फिल्मों में मां के रोल के लिए जानी जाने वाली किरण खेर ने 2009 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। इसके बाद वो सक्रिय रूप से चुनावों में बीजेपी के लिए प्रचार करती रही। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने किरण खेर को टिकट दिया। इस चुनाव में किरण ने 1,91,362 वोटों से जीत दर्ज की। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी ने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी बनाई। 2009 के आम चुनावों में इस पार्टी को 295 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। चिरंजीवी को तिरुपति से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। 2011 में चिरंजीवी ने अपनी 30 महीने पुरानी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर लिया। 2012 में कांग्रेस ने चिरंजीवी को राज्यसभा भेजा। बाद में उन्हें राज्य पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया। 2004 में सुपरस्टार गोविंदा कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के दिग्गज नेता राम नाईक को हराकर लोकसभा पहुंचे थे। गोविंदा फिल्म और राजनीति के बीच तारतम्य नहीं बिठा पाए और 2008 में एक्टिव राजनीति से दूर चले गए। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने 2004 में राजनीति में एंट्री मारी। वो बीकानेर राजस्थान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। इसके अलावा धर्मेंद्र बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में भी नजर आते रहे। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सनी देओल ने राजनीति में कदम रखा था, मगर 5 साल में ही उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। पंजाब की गुरदासपुर सीट से सांसद सनी देओल की जगह भाजपा ने स्थानीय नेता दिनेश सिंह बब्बू को चुनाव में उतारा था। एक इंटरव्यू में सनी देओल ने खुद ही राजनीति से अलग होने की बात कही थी। अभिनेत्री गुरकीरत कौर पनाग को दुनिया गुल पनाग के नाम से जानती है। वे लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग की बेटी हैं। 3 जनवरी 1979 को चंडीगढ़ में जन्मी गुल पनाग ने 2014 का लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ा, मगर भाजपा प्रत्याशी एवं अभिनेत्री किरण खेर से उन्हें शिकस्त मिली। हालांकि इसके बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। वहीं अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का भी राजनीतिक सफर अधिक दिनों तक नहीं चल सका। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। इसके बाद उन्होंने नॉर्थ मुंबई से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 5 महीने में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। इसके बाद शिवसेना ज्वाइन की, मगर सियासी गलियारों में उनकी चर्चा कम ही होती है। उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ा और भाजपा के गोपाल शेट्टी ने हरा दिया था। इसके कुछ महीने बाद ही वो शिवसेना में शामिल हो गई थी। अभिनेता राजपाल यादव ने भी राजनीति में कदम रखा, मगर सफलता नहीं मिली। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजपाल यादव ने सर्व संभाव पार्टी का गठन किया था, मगर अपेक्षित सफलता नहीं मिलने पर अब राजनीति से दूरी बना रखी है। अभिनेता शेखर सुमन ने भी राजनीति में कदम रखा, मगर अधिक दिनों तक इस डगर पर नहीं चल सके। बाद में उन्होंने राजनीति को ही अलविदा कह दिया। शेखर सुमन 2009 में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। शेखर सुमन ने कांग्रेस के टिकट पर यह चुनाव लड़ा था। दक्षिण भारत में फिल्मी दुनिया के सितारे अपनी राजनीतिक आसमान के लिए महज चमकते हुए सितारे ही साबित नहीं हुए, बल्कि जमीनी स्तर पर भी उन्होंने खूब प्रभावित किया। तमिलनाडु के दोनों प्रमुख दलों की मुखिया रही शख्सियतें इसका उदाहरण हैं। द्रमुक के प्रमुख रहे एम करुणानिधि तमिल फिल्मों के पटकथाकार रहे थे, लेकिन राजनीति में जब वो आए तो राजनीति के ही होकर रह गए। देखते ही देखते वे राजनीति का ऐसा चेहरा बन गए जिनके बिना तमिलनाडु की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी ही स्थिति अन्ना द्रमुक के प्रमुख रहे एम.जी. रामचंद्रन और जे. जयललिता की भी रही। एम.जी. रामचंद्रन तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे। कुछ ऐसा ही जयललिता के साथ था, लेकिन राजनीति में आने के बाद ये जोड़ी भी राजनीति की ही होकर रह गई। राजनीति में सितारों के आने की शुरुआत दक्षिण में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार एम.जी. रामचंद्रन से मानी जाती है। फिल्मों में तो उनकी सफलता लोगों के सिर चढ़कर बोलती ही थी। राजनीति में आए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और लंबी पारी खेली। ऐसे ही दक्षिण की 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके एन.टी. रामाराव ने राजनीति में लंबी पारी खेली थी। उन्होंने साल 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की और आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री बने। साल 1983 से 1994 के बीच वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस ने हिंदी सिनेमा की 3 बड़ी शख्सियतों अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त और वैजयंती माला बाली को भी उम्मीदवार बनाया था और तीनों को जीत भी मिली, लेकिन सिर्फ सुनील दत्त ही मैदान में बने रहे।
उनकी राजनीतिक यात्रा 25 मई 2005 को उनके निधन तक जारी रही। बोफोर्स मामले में नाम आने के बाद अमिताभ ने राजनीति से तौबा कर ली, तो वहीं वैजयंती माला भी बाद में राजनीति से अलग हो गई। बाद में हिंदी सिनेमा के 2 और नाम आए, कांग्रेस से राजेश खन्ना और भाजपा से शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न राजनीति में रम पाए, जो अब तृणमूल कांग्रेस के साथ है। सुनील दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा की परंपरा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी रखा जा सकता है। अब राजनीति ही उनका ओढ़ना बिछौना है। केंद्रीय मंत्रालयों का जिम्मा संभालने की बात हो या भाजपा का पक्ष रखना हो, दोनों ही भूमिकाओं में वे दूसरे सितारों से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। राजनीति में जया प्रदा और जया बच्चन ने भी समाजवादी पार्टी के जरिए कदम रखा। जया प्रदा लोकसभा में रही तो जया बच्चन लगातार राज्यसभा में है। अरसे से भाजपा में हेमा मालिनी सक्रिय हैं। वे 2 बार से मथुरा से सांसद हैं। वे राज्यसभा में भी रह चुकी हैं। उनके पति धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर से सांसद रहे, तो धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से। लेकिन दोनों को राजनीति रास नहीं आई। रामायण सीरियल की लोकप्रियता के दौर में भाजपा ने 1991 में दीपिका चिखालिया और अरविंद त्रिवेदी को गुजरात से मैदान में उतारा। बाद में दोनों ही राजनीति से दूर हो गए। इस बार पार्टी ने राम की भूमिका निभाकर लोकप्रिय हुए अरुण गोविल को मेरठ से उम्मीदवार बनाया, जो अब वहां से सांसद है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं में राज बब्बर का नाम भी लिया जाता है। वे 2 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा सांसद रहे। भाजपा से मनोज तिवारी, दिनेश यादव निरहुआ और रवि किशन जैसे भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता सांसद बने। पश्चिम बंगाल से पार्टी रूपा गांगुली को राज्यसभा भेज चुकी है, तो लोकसभा में बांग्ला की अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी पार्टी की सांसद हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पिछली बार अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां को संसद भेजा था। पहले यहां से भाजपा ने फिल्मी गायक बाबुल सुप्रियो को संसद भेजा। बाद में वो तृणमूल में शामिल हो गए और अभी राज्य में मंत्री हैं। उत्तर भारतीय राजनीति में सिनेमाई हस्तियों के साथ हालात अलग रहे। मुंबईया सिनेमा के हीरो के सिनेमाई पर्दे पर लार्जर देन लाइफ छवि रही, लेकिन राजनीति की पथरीली जमीन पर यह छवि पस्त पड़ती रही। सियासत की दुनिया में सिनेमाई सितारों की फहरिस्त लंबी है, पर दक्षिण को छोड़ दें तो ज्यादातर सितारों का चयन इसलिए नहीं हुआ कि वे राजनीतिक भूमिका निभा पाएंगे, बल्कि उन्हें जिताऊ चेहरे के तौर पर मौका मिला। उनमें से कुछ ही जमीनी स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर पाए। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर लोकतंत्र की दुनिया में चमक ज्यादा अहमियत रखती है या लोक के प्रति जवाबदेही। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, न्यूज प्लस 24/7।